अच्छा सर, आप रोज़ाना कितने घंटे वर्क करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। आज से 3 माह पहले तक तो मैं तकरीबन कोई 18 घंटे काम कर रहा था डेली? जी, 18 टू घंटे। मच सर। आप ये शायद हैरान होंगे या शायद ना भी हों, मैं अपनी लाइफ में जब से मैंने अपना इंडिपेंडेंट फैमिली स्टार्ट की है, ऑलमोस्ट मेरी इंडिपेंडेंट लाइफ को 37 ईयर्स होने को सिंस आई गॉट मैरिड। मैं अपने घर का दाल चावल आटा सब्ज़ी हर चीज़ अपने हाथ से ख़रीदता हूँ एंड दैट माई डे इज़ फिक्स संडे। संडे को ये मुझे मिलने के लिए फ़ोन कर दे मेरे हल्का पास से, तो मैं कहता हूँ भाई संडे मेरा फैमिली डे है और मेरा परचेज डे है फैमिली के लिए, क्योंकि मैं जो चीज़ परचेज करके लाता हूँ आई नो वेरी वेल कि मैं क्या लेके आ रहा हूँ। आई डोंट ट्रस्ट कि मैं मुलाजिम पे ही लूँ, बंदे पे ही लूँ। ये मेरी एक हैबिट है और ये मेरे फादर की हैबिट भी थी। कह लें मैंने ये जेनेटिकली कंसीव कर ली है, लेकिन ये प्रैक्टिस अभी तक जारी है। जो 18 आवर्स की वर्किंग है, उस वर्किंग के अंदर मैं करता रहा हूँ, लेकिन ये है कि मुझे बल्कि कई फैमिली के मेंबर भी और कई हल्का हवाब के दोस्त भी कहते हैं कि सर जब आप किसी को अपनी उम्र बताया करें ना तो आप डबल बताया करें, क्योंकि आपने दुगना काम किया है, तो इसलिए वो एक उम्र में इतना हो नहीं सकता जितना आप कर चुके हैं। सही। तो बुनियादी तौर पे मेरे वर्किंग आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे 8:30 पे, तो यहाँ पे 5:30 तक मैं होता हूँ 5:30 डेली। ठीक। इसके बाद मेरे वर्किंग आवर्स यहाँ से मैं उठता हूँ तो मेरा क्लिनिक स्टार्ट हो जाता है। मेरा क्लिनिक तो वैसे सुबह से स्टार्ट हो जाता है, मेरा वहाँ स्टाफ है 4 डॉक्टर्स का, दे डू इट। ओके। मैं शाम को बैठता हूँ विद माई अपॉइंटमेंट्स। सुबह मैं ऑलमोस्ट 6 बजे स्टार्ट करता हूँ और एक ज़माने में 3 साल पहले तक मैं रात 12 बजे तक भी काम करता रहा हूँ। वहाँ पे 100 की OPD होती थी, 100 से ऊपर भी चली जाती थी OPD। लेकिन अभी 3 माह हुए मैंने अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज इसलिए किया है बिकॉज इन द एज ग्रुप मैं उतनी एफर्ट ही करूं कि जितना मैं ज़्यादा डिलीवर कर सकूं। बिल्कुल। और अगर मैं यकदम सारा कुछ डिलीवर करने की पूछना तो हो सकता है कि मेरे सेहत के साथ ज़्यादती हो जाए। तो मैंने अभी अपने क्लिनिक आवर्स भी रिड्यूस कर दिए हैं। यहाँ भी वर्किंग आवर्स मैं 2 बजे चला जाता हूँ यहाँ से आजकल। ठीक ठीक। आजकल 2 से लेके 5 तक मैं फिर रेस्ट पे होता हूँ। वो रेस्ट भी इस तरह की होती है कि कोई ना कोई मैसेज आते हैं, मैं असर की नमाज़ पे उठता हूँ, फिर सबको मैसेज का जवाब कर देता हूँ कि भाई सॉरी आई वाज स्लीपिंग। तो ये अब चेंज हो गया और ये मेरा ख्याल है, मेरी अपनी एक विजन है कि मैं इसको प्रैक्टिस को कंटिन्यू करूँगा ताकि मैं अगर सेहत अच्छी रहेगी तो मैं अच्छा डिलीवर कर सकूँगा आगे। एग्जैक्टली। सर इसका आंसर आपने पहले भी दे दिया कि आप बड़ी जलाली तबीयत के थे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन कि आप बचपन में कैसा बच्चा थे? शरारती थे या बिल्कुल संजीदा थे या बहुत शरारती। अच्छा। बहुत शरारती, इतने शरारती थे कि ऐसी संजीदा शरारत को इस तरह कर जाते थे कि अगले 4-5 बंदे इकट्ठे होकर घर पे कंप्लेन लेके आ जाते थे। तो इस तरह की तबीयत थी। और मतलब सर कोई एक ऐसी शरारत जिसपे मार पड़ी हो? हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, शायद मेरा वो इंटरव्यू सुने भी आजकल, माशाल्लाह ही इज़ अ टेलीविजन इंजीनियर जी। तो जब हम पास हुए मैट्रिक के इम्तिहान में, तो हमारे ज़माने में क्या होता था कि सारे एक दूसरे को ना मिठाई जलेबी कोई चीज़ डाल के डब्बे में तो वो दे आते थे। तो साजिद जो थे मेरे दोस्त, उनका मेरा घर आमने सामने था दोनों का ना, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड फैमिली माशाल्लाह, सारे भाई बड़े प्रूडेंट ऑफिसर्स हैं। साजिद वाज माई क्लास फेलो, तो जब मेरा भी रिज़ल्ट आ गया, उसका भी आ गया, उसका भी अच्छा रिज़ल्ट आया, आई वाज आल्सो इन अ गुड पोजीशन रिजल्ट्स। तो मुझे शरारत सूझी, मैंने क्या किया कि हमारे उस रोड के ऊपर एक हलवाई होता था, उसे छोटा सा डब्बा लिया मिठाई का ना, मैंने वो मेरी शक्ल जानता था कि क्योंकि डैडी को जानते थे सारे, उसने मेरा डब्बा फ्री दे दिया। उसने कहा लो जी। मैंने क्या किया कि डब्बा दे के रास्ते में आते हुए मैंने देखा, तो मैंने 1-2 छोटे रोड़े पकड़े, 1-2 मिट्टी थोड़ी सी डाली उसमें, डब्बे को पैक किया, उसको वर्क लगवाया और जाकर उनके दरवाजे पे ऊपर दरवाज़ा खटखटाया। उनकी अम्मी आई, मैंने कहा ये साजिद की पास होने की मिठाई भेजी। वो ले गई। थोड़ी देर बाद 4 बंदे मेरे घर। ये मुझे वाकया आज भी याद है। ठीक हो गया। अच्छा सर, माशाल्लाह आपकी लाइफ में आपने बहुत सी अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल कर ली हैं, सक्सेसफुल माशाल्लाह आप हैं, लेकिन आपकी कोई पेशा वाराना कामयाबी ऐसी जो आपको याद हो, जो आपको कभी नहीं भूली, जो कभी नहीं भूल पाते आप, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी के लिए थी? मेरी सबसे बड़ी पेशा वाराना कामयाबी 3 हैं जी। पहली कामयाबी तो ये है कि मैंने अपने फादर से एक कमिटमेंट की थी कि मैंने अपने प्रोफेशन में
वो कामयाबी लेनी है कि जो डॉलर आप उनको दे रहे हैं मैंने वो वापस लेने हैं। और आज हमारी कंपनी सन 2005 से एक्सपोर्ट कर रही है। वी आर एक्सपोर्टिंग टू 18 मुल्कों को हमारी एक्सपोर्ट जा रही है, विच इज़ अ बिग सक्सेस ऑफ जो मेरा एम्बिशन था, मैंने उस एम्बिशन को अचीव कर लिया। दूसरी जो कि बहुत बड़ी कामयाबी जो बहुत जल्द मंज़िल आम पे भी आने वाली है, मैंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया तरतीब दिया, जो किसी भी प्रोफेशन की बाइबल कहलाती है। इस वक्त ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 5 फार्माकोपिया अपने SRO 412 में लिखे हुए हैं, ठीक, इंक्लूडिंग इंडिया। व्हाई नॉट पाकिस्तान, क्योंकि मौजूद नहीं है। मैंने अब तक उसके अंदर कोई 500 प्लस मोनोग्राफ्स एंड 500 प्लस स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ना सिर्फ तैयार कर लिए हैं, बल्कि उनके टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, उनकी पूरी जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जी जी, तो मैंने मीट करके उसकी कंपाइलिंग स्टार्ट की हुई है। मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं इसको 700 तक लेके जाऊँगा, उसके बाद इसका पहला एडिशन। लेकिन ये आई स्टार्टेड इन 2010 में शुरू किया था, आज 2020 है और अभी मैं 500 पे पहुँचा हूँ। इट्स ए लॉन्ग हिस्ट्री। और इसके साथ मैं अकेला नहीं होता, मेरी पूरी टीम होती है नीचे, जिनको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दी होती है। फिर उसकी तकरीबन जितनी इंटरनेशनल रिसर्चेस साइट्स और जो हमारे अपने इन हाउस हमारी अपनी स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्डाइज जो हम करते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से, कनाडा से, इंडिया से, कि ये पाकिस्तान ने किया है, ये BM ने किया है और ये दुनिया ने किया है। हम इस स्टैंडर्ड पे खड़े हैं और स्टैंडर्ड आर एब्सोल्युटली कंपैटिबल्स। ये मेरी वो सक्सेस है कि जो अल्लाह करे मेरी ज़िंदगी में आ जाए बुक पब्लिश होके, इंशाल्लाह। और मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे लिए ये वाली। और तीसरी जो बड़ी सक्सेस है, जो मैंने 2 का जिक्र कर दिया, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है जिससे वो बड़ा अपने आप को इंस्पायर समझता है। बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आई कि मुझे वो भी खुदा ने दिया जो मैंने नहीं मांगा, और मुझे वो भी दिया जो मैंने मांगा। ये मेरी तीसरी सक्सेस है। सर ये नेक नियति पे डिपेंड करता है। ये मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जुस्तजू है, कोई दूसरा फिक्रा नहीं है, कोई लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ जुस्तजू है। सर यहाँ मैं एक इंक्लूड करना चाहूँगी, माशाल्लाह आपके आप जो नॉलेज शेयरिंग के लेक्चर देते हैं वो मैं सुनती थी। सर यहाँ पे आपने अपने BM होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जो है वो बात की, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि इसको स्टार्ट करने का जो था वो क्या एम था, क्या पर्पस था, और आप इस टाइम पे ये कहाँ पे है और आप इसको कहाँ पे देखना चाहते हैं मज़ीद। 1983 हमने ये फादर की लीडरशिप में घर बैठ के डिस्कस किया कि जी अब वो टाइम आ गया है कि आई एम इन प्रोफेशन। मुझे 4 साल हो गए थे प्रोफेशन में, 79 आई केम एंड 40 साल 2020 जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा जी कि हम अब एक इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और मेरा कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री का वही है। जब मैं मैट्रिक में था मैंने कहा था मैंने डॉलर वापस लेने हैं और मैंने इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग लगानी है। मेरे फादर मुझे कहने लगे कि यार मेरा भी एक तजर्बा है ज़िंदगी का, आप थोड़ा सा सोच लो, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना ये इंडस्ट्री के लिए बहुत फेवरेबल नहीं मुझे लगा आज तक जितनी मैंने स्टडी की है। ये ट्रेडिंग कंट्री है तो आप ट्रेडिंग की तरफ जाओ। ठीक। मैंने कहा जी ट्रेडिंग में एक पार्ट ज़रूर देख लूँगा, लेकिन मेरा पैशन है कि जिस प्रोफेशन को हम 2 नस्लों से करते आ रहे हैं, मैं तीसरी नस्ल में चल रहा हूँ, उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी चीज़ रेगुलेट हो जाए कि जो मुल्क का असासा बन जाए कल को। हमने वो काम करना है। ट्रेडिंग में करूँगा वो असासा नहीं बनेगी। ये 10,000 मीटर का यूनिट जो है जिसके अंदर इतना बंदा काम कर रहा है, जो 18 मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में एक नाम है, तो बुनियादी तौर पे यही चीज़ नेशनल एसेट कहलाएगा ना। मैं किसी मुल्क से किसी चीज़ को इंपोर्ट कर लूँगा, वो तो उस मुल्क की एसेट बन गया ना, मेरा कंट्री का तो नहीं बना। मेरी पैशन तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना थी। और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए फिर हमने लैंड ख़रीदना शुरू कर दिया। ये एरिया सेलेक्ट किया क्योंकि ये फिरोज़पुर रोड उस वक्त इंडस्ट्रियल जोन दूसरी के कहलाती थी मुल्तान रोड के बाद। उस ज़माने में मुल्तान रोड पे 15, 20, 25 यूनिट हुआ करते थे एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, और इस रोड के ऊपर सिर्फ एक ही यूनिट होता था ग्लैक्सो वेलकम का, ये हमारे बाहर होता था।
तो हमने ये सिलेक्शन 3 पॉइंट ऑफ व्यू से जाके इस लैंड की कि यहाँ पानी नहीं खड़ा होता, यहाँ और मसाइल नहीं आते, यहाँ हमें बिजली मेन टावर से अच्छी मिल जाएगी। तो सारी रिव्यू करने के बाद फिर ये जो बिल्डिंग बनी, ये बुनियादी तौर पे कस्टमाइज्ड बिल्डिंग है, ये अपॉर्चुनिटी के मुताबिक नहीं है, इसको कस्टमाइज पर्पस बिल्ड बनाया गया है कि यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, उस हिसाब से इसकी सारी वर्किंग की गई है। तो दिस वाज दी बेसिकली ए बिग डिसीजन कि जो हमने फादर के साथ बैठ के इसको अकम्प्लिश किया और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अच्छा सर, आप HPCA पाकिस्तान के सदर भी हैं, तो HPCA के बारे में कुछ बताएं कि होम्योपैथिक की सर जहाँ पे हम बात करें तो होम्योपैथिक में एफर्ट बहुत ज़्यादा है, स्टडी भी है, लेकिन वैसे होम्योपैथिक हमें सामने नज़र नहीं आती है, हमारे स्टूडेंट्स में वैसी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो HPCA का जो है वो उनका एम्बिशन क्या है और आप इसमें क्या चीज़ें लेकर आए हैं जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो आप दूसरों को बताना चाहते हैं, जो आप चेंजिंग्स लेकर आना चाहते हैं? अगर इसको बड़ा ऑनेस्टली 2-3 लाइनों में या 6 लाइनों में क्लियर किया जाए तो HPCA जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स फार्मास्यूटिकल की एक बड़ी तंजीम है, जिसकी बुनियाद हमने रखी थी 1984 या 85 में ही। अच्छा। और ये हमने जो लाहौर का मशहूर निकलसन रोड है वहाँ बैठ के हम 4 डॉक्टर्स ने ये फ़ैसला किया, ठीक, जिसमें हमारे मसूद कुरैशी मरहूम जो हैं डॉक्टर मसूद परवेज़ मरहूम, उनका इंतकाल हो गया हुआ, वो थे। डॉक्टर सलीम हमीद साहब थे, उनके एक भाई मरहूम, उनका भी इंतकाल हो गया हुआ, वो थे। मैं था, फिर और 1-2 साथी थे हमारे। तो वो डिसीजन हुआ यार कि होम्योपैथिक डॉक्टरों की सुनवाई कराने के लिए कोई तंजीम होनी चाहिए। फिर वो चलते चलते तंजीम ने बड़े मराहल तय किए। अल्टीमेटली मैंने ये देखा कि कोई तंजीम उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वो किसी गवर्नमेंट की ट्रेड बॉडी के साथ लाइसेंस नहीं है। ठीक। तो मैंने फिर वो बेड़ा उठाया, मैंने उसको लाइसेंस करवाया, मैंने उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रजिस्टर करवाया, मैंने उसको इनकम टैक्स FPR में रजिस्टर करवाया, और आज वो तंजीम होम्योपैथिक डॉक्टर की पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है जो लाइसेंस्ड है, बाकी कोई तंजीम लाइसेंस नहीं है। और इस तंजीम के लाइसेंस पे बड़ा वाज़ेह तौर पे जो लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स यानी सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम दिया उन्होंने, फार्मास्यूटिकल्स, केमिस्ट, होलसेलर, सर्विस प्रोवाइडर, ये सब को रिप्रेजेंट करती है। और हम फेडरल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा तंजीम का जो स्कोप है वो पंजाब नहीं है, लाहौर नहीं है, हमारे लाइसेंस पर लिखा हुआ है वी ऑपरेट ऑल ओवर पाकिस्तान। ज़बरदस्त। सर, आइंदा 5 सालों में, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा कि होम्योपैथिक को आप कहाँ पर देखते हैं? ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है। काश के ये सवाल जब मैं चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी था तब भी इस तरह के इंटरव्यू होते रहे, और मैंने तब भी इसका जवाब जो दिया था वो मैं आज भी वही जवाब इसका दूंगा। और जब मैं मेंबर था एग्जामिनिंग बॉडी का तब भी जो मेरी प्रपोजल्स थी, जो मेरा विजन था, वो मैं टेबल पे रखता था, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजंस जो होते थे वो होते थे जो हमारे यहाँ सर गिने जाते हैं वोटिंग के लिए, हमारे यहाँ विजन नहीं लिए जाते। हमारा सबसे बड़ा बदकिस्मती का पहलू जो है, जिसे मैं ज़रूर इस टेबल से पब्लिक तक लेके जाना चाहूँगा, कि जितनी भी होम्योपैथिक एजुकेशन, होम्योपैथिक सर्विस प्रोवाइडिंग, होम्योपैथिक इंडस्ट्री, होम्योपैथिक कॉलेजेस, अगर आज तक किसी न किसी वजह से किसी न किसी परेशानी में या किसी न किसी गहराई का शिकार हैं, उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न, सिर्फ ओनली वन रीज़न। अगर वो रीज़न सीधी हो जाए तो मेरा ख्याल है होम्योपैथी पाकिस्तान में अपना एक लेवल अचीव कर लेगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। वो जो ओनली वन रीज़न है वो ये है कि होम्योपैथी अभी तक उस तरह से एजुकेशन में या अपनी इंडस्ट्री में रेगुलराइज नहीं है और रेगुलेट नहीं है। जब तक आप किसी बच्चे को अपनी पूरी तवज्जो दे के रेगुलराइज नहीं करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे, उसके एजुकेशन मॉनिटर नहीं करेंगे, अगर आप अपने बच्चे को घर बैठे ही प्राइमरी भी पास करा देंगे, मिडिल भी करा देंगे, FA भी, मैट्रिक भी करा देंगे, और उसके बाद आप उसको सर्टिफिकेट भी दे देंगे, बेटा तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो,
मैं हमेशा हर फोरम पे ये कहता हूँ कि होम्योपैथिक एजुकेशन जो आजकल चल रही है उसका एग्जैक्टली यही हाल है। एग्जैक्टली। और बतौर चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी मैंने अपने सारे इंटरव्यूज़ में, अपने पूरे डाटाज में, मिनिस्टर लेवल्स पे, सेक्रेटरी लेवल्स पे मैंने जितनी भी उनको प्रपोजल्स बना के दी, वो सारी की सारी मेरी प्रपोजल्स एक ही चीज़ के गिर्द घूमती थी कि होम्योपैथिक का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसे आप किसी यूनिवर्सिटी के स्पुर्द कर दें। जिस दिन होम्योपैथिक एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी के स्पुर्द हो गई, मेरा, आपका, इनका, किसी का बच्चा इम्तिहान में बैठेगा तो वो फिर मेरिट के साथ बाहर आएगा। Exactly. वैसे नहीं आएगा। मैंने अपने दौरे चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी में एग्जामिनिंग बॉडी को इतना इंडिपेंडेंट कर लिया था कि मैंने काउंसिल के इख्तियारात को कोशिश की थी मिनिमाइज़ करने की, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरे पास मेरे जो साथी थे वो खुद 2-2, 3-3 कॉलेजेस के मेंबरान थे। ये कैसे मुमकिन था कि कोई अपने मेंबरान को फेल करा दे या उनके लिए कोई मसाइल पैदा कर दे। तो जस्ट वन पॉइंट, होम्योपैथी तभी आगे जा सकती है अगर इसके सिस्टम को रेगुलराइज कर लिया जाए, अगर इसके सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया जाए और गवर्नमेंट इसको पब्लिक सेक्टर में ले जाए तो सारी चीज़ें सीधी हो जाएंगी, किसी चीज़ के पीछे बुरा ही नहीं जाएगा। सर, आपसे जो है वो मज़ीद होम्योपैथिक की बेहतरी के लिए कि ये क्यों नहीं बेहतर हो रही है सवाल तो हम ज़रूर पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, करते हैं मज़ीद बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे साथ डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल मौजूद है और हम उनसे कुछ खट्टी मीठे और कुछ तीखे सवालात कर रहे हैं। बात हो रही थी यहाँ होम्योपैथिक की और होम्योपैथिक से रेलेवेंट इश्यूज़ की। तो सर, आप बात कर रहे थे कि होम्योपैथिक, मैं आपसे पूछ रही थी कि HPCA में आके आप जो है वो क्या मुख्तलिफ करना चाहते हैं, आपका एम क्या है। जैसे सर, होम्योपैथी तो चलती आ रही है, जब भी इलेक्शन होते हैं जो जमात सामने आती है वो जमात सामने आके कहती है कि जी हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। वो पॉलिटिकल एक जो वो सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं वो इसमें भी वही नज़र आते हैं कि जी हम ऐसे कर देंगे, लेकिन वो 5 साल, वो 10 साल, वो 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन हम देखते आ रहे हैं होम्योपैथिक में इतना कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आ रहा। जो बच्चे कॉलेजेस से पढ़ते हैं उन बच्चों में, उनकी स्टडी में इतनी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, जो सिलेबस है उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। तो ये कैसे ठीक होगा और इसका मेन जिम्मेदार है कौन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। पहले तो मेन जिम्मेदार हम खुद हैं। बच्चा खुद? मैं खुद हूँ, हम खुद हैं। क्यों? इसलिए कि हम बतौर मेंबर नेशनल काउंसिल मुंतखब भी हो जाते हैं, बतौर चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी मुंतखब भी हो जाते हैं, लेकिन जब वहाँ मेजॉरिटी ऑफ वोट नहीं मिलती है तो हमारा बतौर चेयरमैन या बतौर मेंबर मुंतखब होना वो 0 रेटिंग पे चला जाता है। अब जो क्वेश्चन है आपका, उसका भी एक लाइन में जवाब है, और अगर वो जवाब 2006 से मैं इसके ऊपर एफर्ट कर रहा हूँ, 2020 आ गया है और मुझे उम्मीद है ये बहुत जल्दी मैं इसे हल करा लूँगा। मैं लगा हुआ इसके पीछे इंशाल्लाह। शायद इस इंटरव्यू में सुनने के बाद मैं दूसरों को भी अलर्ट कॉल दे रहा हूँ। कोई मीनिंग नहीं है, शेयर वो होता है जो अलर्ट कॉल दे के आता है, छुपके से वार नहीं करता। जब तक होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को आप प्राइवेट से उठा के पब्लिक सेक्टर में नहीं लेके जाते, और दूसरा इसके अंदर जो अहम इशू है जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की 1965 के UAH एक्ट की कंपोजिशन है मेंबर्स की, वो चेंज नहीं हो जाती, उस वक्त तक बेशक 50 साल और गुजर जाए कुछ नहीं होगा। अब वो क्या है, वो मैं बहुत सारी चीज़ें बना के दे भी चुका हूँ। इस प्रोग्राम के थ्रू मैं इसको फर्दर पब्लिकली भी अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने होम्योपैथी के अंदर सर्वाइव करना है, अपनी नस्लों को आगे लेके जाना है, इसमें तरक्की और कामयाबी और क्लैरिटी के साथ आगे अचीवमेंट लेनी है, तो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जो ये है ना, पूरे पाकिस्तान से इलेक्शंस हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, इसको हमें डिनाई कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक टेक्नोक्रेट की बॉडी तश्कील दे, क्योंकि ये एग्जामिनिंग है ना बेसिकली, जिस तरह PMDC है, एक टेक्नोक्रेट की बॉडी तरतीब दे, और टेक्नोक्रेट की बॉडी के अंदर वो टेक्नोक्रेट्स लें, चारों सूबों से उसकी मुनासबत ले लें
कि जी हमने 2-2 बंदे लेने हैं, पंजाब से 2 लेने हैं, सिंध से 2 लेने हैं, बलोचिस्तान से 1 लेना है, KPK से लेना है, वो जो कंपोजिशन बनती है बना लें। और उस टेक्नोक्रेट की जो बॉडी है वही सारे के सारे मामलात को टेक्निकली हैंडल करके होम्योपैथी के सिस्टम को इम्प्रूव करे, होम्योपैथी के सिलेबस को इम्प्रूव करे, इसके डिप्लोमा जो पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका हुआ है उससे इसको डिग्री की तरफ लेके जाए। कह देना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, हमने ये कर दिया, डिग्री आ गई, वो आ गई। आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में डिग्री है? नहीं है। आपकी जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब साहिबा जाया यूनिवर्सिटी मलेशिया जो है, उसने BHMS की जब डिग्री स्टार्ट की थी, आई वॉज देयर मेंबर। मुझे उन्होंने, उस वक्त मैं चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी था, मुझे उन्होंने एज ए मेंबर कॉल किया था। और उस दिन जिस दिन डिग्री अनाउंस हुई थी, मेरी मौजूदगी में 12 के 13 स्टूडेंट एडमिट हुए थे उसी दिन ही, अनाउंसमेंट के दिन, कि जी हमने ये करना है। साहिबा जाया से बिग यूनिवर्सिटी, और जो होम्योपैथिक ब्लॉक उन्होंने वहाँ पे दिया है ये देखने के काबिल है ब्लॉक। प्रोफेसर्स वो पाकिस्तान से भी कॉल कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में कोई प्रोफेसर लेवल का बंदा, इंडिया से उन्होंने प्रोफेसर्स कॉल किए जिन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की हुई थी होम्योपैथी के अंदर, क्योंकि इंडिया की इस वक्त 21 या 19 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD करवा रही है होम्योपैथी के अंदर। हमारे पास यहाँ पे कौन करा रहा है? हमारे पास यहाँ BHMS की जो डिग्री जिन यूनिवर्सिटियों के ये नाम लेते हैं ना, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, फलानी यूनिवर्सिटी, उनसे जौन सी बड़ी डिग्री करा लें आप। उनके तो रोज़ TV के ऊपर कोई ना कोई स्कैंडल चल रहा होता है। Anyway, वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ कि ये जो चीज़ है ये उसी सूरत में ही कामयाब होगी। टेक्नोक्रेट की बॉडी नेशनल काउंसिल को चलाए, नेशनल काउंसिल में वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे, ओनली वन जॉब, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल्स। जितने डॉक्टर्स हमारे वहाँ पे बैठे होते हैं, फिर ये चेंज होगा नहीं। और जो बाकी जितनी चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन, लटरम पटरम, वो ये दिस एंड दैट, ये गवर्नमेंट टेक ओवर करके इसको पब्लिक सेक्टर में डील करे, ना कि प्राइवेट सेक्टर में डील करे। सर, होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो 2 सदियों से ज़ायद जो है दुनिया भर में मुंसलिक है, चल रहा है। क्या ये तरीका इलाज और इसकी जो अदविया साजी है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान से बाहर इसको रेगुलेट करती है? गुड क्वेश्चन। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ इस वक्त, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी USA। यस, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी USA की आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन को स्पेशली रेगुलेट क्यों किया जा रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ होम्योपैथिक सिस्टम वहाँ पे ऊपर अडॉप्ट किया जा रहा है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी होम्योपैथिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उन्होंने होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का ठप्पा लगवाया हुआ है कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, अगर आपका प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड पे होगा अच्छा, तो वो अप्रूव किया जाएगा। अब देखें उस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए काम कौन कर रहा है? HPCUS, होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एक कमेटी गवर्नमेंट ने रेगुलेट की हुई है। जितनी चीज़ें नई रिसर्च हो रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, उस कमेटी की रिसर्च में आती हैं, कमेटी उसकी अथेंटिसिटी लेती है और एज ए अडेंडम उसको फार्माकोपिया में शामिल कर देती है। ये है काम। ठीक। ये काम होना चाहिए पाकिस्तान में, जो कि ये काम ज़ीरो है ही नहीं, आगाज़ ही नहीं हुआ इसका। मैंने ऑफ़र की हुई है उनको कि आप करें, और मैं अपनी फ्री सर्विसेज जब तक जिंदा हूँ फ्री सर्विसेज देने को तैयार हूँ। ये जो मैं फार्माकोपिया ऑफ एनसाइक्लोपीडिया पाकिस्तान एनसाइक्लोपैथिक फार्माकोपिया जो मैंने राइटअप किया है, मैं ये फार्माकोपिया विदाउट एनी किसी लालच के, पेमेंट के, मैं डोनेट कर दूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस फार्माकोपिया को अपने प्लेटफॉर्म से आगे लेकर आए। बस ये है कि उसमें मेरी कुछ एफर्ट्स दे कि इस बंदे ने कुछ काम किया था, तभी ये सिस्टम रेगुलेट होगा, ये सिस्टम आगे जाएगा। वरना ऐसे ही जैसे हम रींग रहे हैं ऐसे रींगते रहेंगे।